बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रजा टीवी देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अपने एनएमडी कैट टेस्ट नंबर 9 फेज 1 सईद एमडी कैट सेशन 2021, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम फेल्ड बिकॉज के रदरफोर्ड मॉडल क्यों फेल हुआ था, एटम का जो उसने प्रपोज किया था। तो इसका करेक्ट आंसर चार्ली में है, इट डिडंट अकाउंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। मैंने रीजन भी आगे बता दी है, ड्यू टू द कंटिन्यूअस मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस दे विल लूज देयर एनर्जी एंड फॉल ऑन टू द न्यूक्लियस, एटम विल बर्स्ट। रदरफोर्ड के मॉडल के मुताबिक ऐसा होना चाहिए, क्योंकि रदरफोर्ड ने कहा था कि एक एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन्स उसके गिर्द कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली मूव करते हैं तो फिर वो अपनी एनर्जी को लूज करते हैं। एट लास्ट एनर्जी लूज करते करते वो न्यूक्लियस के इतने करीब आ जाएंगे कि न्यूक्लियस के ऊपर गिरेंगे और एटम फट जाएगा। तो एटम की स्टेबिलिटी, लेकिन एटम स्टेबल रहता है, एटम कभी भी खत्म नहीं होता, तो रदरफोर्ड मॉडल इसको एक्सप्लेन नहीं करता था, इसलिए वो फेल हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स डजंट ओबे आफ्बा प्रिंसिपल इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, के कौन सा एलिमेंट जो है वो आफ्बा प्रिंसिपल को ओबे नहीं करता इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। इसमें हमारे पास दो इंपॉर्टेंट हैं, एक क्रोमियम और दूसरा कॉपर। ये आफ्बा प्रिंसिपल को ओबे नहीं करते। इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने पिक के अंदर दे दी है। कॉपर की आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को चेक करें तो लास्ट इसका 3d10 और 4s1, यानी कि 4s की एनर्जी 3d से कम है, लेकिन फिर भी 4s इनकम्प्लीट है, हाफ फिल्ड है, जबकि 3d कंप्लीट हो जाता है। तो ये कॉपर ऐसा क्यों करता है? ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ऐसा करता है कि इसका एक इलेक्ट्रॉन 4s से जंप करके 3d में आ जाता है। वो इस तरह की ये अपने 3d जो ऑर्बिटल है उसको कंप्लीट करता है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं स्टेबिलिटी का ऑर्डर कुछ इस तरह से होता है कि जो फुली फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं देन हाफ फिल्ड ऑर्बिटल से, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल मोर स्टेबल होते हैं पार्शियल ऑर्बिटल से। तो इस तरह से कॉपर एंड क्रोमियम ये दोनों ओबे नहीं करते आफ्बा प्रिंसिपल को। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, देयर आर डैश डिस्टिंक्ट सीरीज लाई इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर कितनी सीरीज, डिस्टिंक्ट सीरीज लाइज करती हैं? तो ये 5 सीरीज है, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पीफेंट सीरीज। इनकी डिटेल आपको टेक्स्ट बुक में भी मिल जाएगी कि लाइमन सीरीज कितने से स्टार्ट हो रही है, बाल्मर सीरीज, उसके बाद पास्टन, उसके बाद ब्रैकेट, उसके बाद पीफेंट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस हैज हाईएस्ट ई ओवर एम रेशो। चार्ज टू मैस रेशो किस गैस के लिए हाईएस्ट है? जिसका मैस सबसे कम होगा उसकी हाईएस्ट वैल्यू होगी चार्ज टू मैस रेशो। तो यहां पे हाइड्रोजन है जिसका स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ मैस है, स्मॉलेस्ट मैस है, इस वजह से इसकी वैल्यू ई ओवर एम मैक्सिमम होगी, हाईएस्ट होगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स विद रिस्पेक्ट टू रिलेटिव एनर्जी इज इनकरेक्ट। कौन सा ऑर्डर इनकरेक्ट है? तो इसमें आप एनर्जी फार्मूला यूज करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जो हमें आफ्बा प्रिंसिपल से मिलता है, वो है n+l। n+l वैल्यू के जरिए से हम किसी भी ऑर्बिटल की एनर्जी फाइंड करते हैं। तो एनर्जी फाइंड करने अगर हम डेल्टा में देखें तो 4d की एनर्जी 3s से ज्यादा है, लेकिन यहां पे उल्ट दिया हुआ है, इनकरेक्ट है। इसी वजह से डेल्टा विल बी द राइट आंसर। अगर आप इसको फाइंड करना चाहें तो फाइंड भी कर सकते हैं। 4d को इस तरह से पुट करेंगे कि n की वैल्यू 4 होगी और d की वैल्यू 2 होती है, l के हिसाब से d की वैल्यू 2 होती है। वैल्यू पुट करके भी आपके पास जो करेक्ट आंसर होगा वो डेल्टा होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ।
after filling the 4s subshell the entering electron goes into, तो इसमें भी वो कहता है कि जब 4s सबशेल कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आने वाला इलेक्ट्रॉन किस सबशेल में जाएगा। तो इसके लिए आपको आपा प्रिंसिपल यूज करना है। आपा प्रिंसिपल के मुताबिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो है वो फिल किए जाते हैं सबशेल के अंदर अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल। n प्लस एल वैल्यू फार्मूला के हिसाब से अगर आप वैल्यू निकालें तो 4s के बाद 3d की बारी आती है, तो 3d में इलेक्ट्रॉन जाएगा 4s की कंप्लीशन के बाद। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखें तो इसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज ग्रेटर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, कि इनमें से कौन सा एलिमेंट जिसकी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सबसे ज्यादा है। तो अगर आप ऑक्सीजन को देखें, बीटा में ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन गेन्स इट्स स्टेबिलिटी बाय हाफ फिलिंग द पी ऑर्बिटल। हाफ फिलिंग पी ऑर्बिटल, ऑक्सीजन के पास अपने पी ऑर्बिटल को हाफ फिल करने के लिए यह इलेक्ट्रॉन इजीली रहता है, सो इट्स इजी टू ऐड एन इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीजन देन दैट ऑफ द अदर्स। तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी सबसे ज्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ऐड एन इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एलिमेंट इन गैसियस स्टेट। एक एटम के अंदर जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट शेल के अंदर ऐड करना गैसियस स्टेट के अंदर, तो जो एनर्जी रिलीज होती है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है। तो फर्स्ट ग्रेटर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑक्सीजन की है कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डिफिकल्टी लेगा क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है हाफ फिल पी ऑर्बिटल के जरिए से। नेक्स्ट अगर हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करें तो विद द इंक्रीज ऑफ वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर द शेप ऑफ द s ऑर्बिटल्स रिमेन सेम ऑल्दो देयर साइजेस। वो कहता है कि जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n वैल्यू इंक्रीज होती है तो शेप ऑफ s ऑर्बिटल्स तो सेम रहती है। s ऑर्बिटल्स की शेप जो है वो तो सेम रहती है, वो स्फेरिकल होता है, सर्कुलर होता है, लेकिन इसके साइजेस इंक्रीज होते हैं, डिक्रीज होते हैं, ये सेम रहते हैं। तो साइज इंक्रीज होते हैं क्योंकि एज नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं, और इस वजह से हमारे पास जो साइज होता है एस ऑर्बिटल्स का वो भी इंक्रीज करता है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलें, वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। कौन सा एलिमेंट या कौन सा कैटायन मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रखता है फॉलोइंग में से। तो अगर हम फर्स्ट अल्फा में देखें तो है एज Fe3 पॉजिटिव हैज 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन इट्स 3d ऑर्बिटल। अगर आप इसको देखें ना इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से, तो फिर भी चूंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन 4s से जंप करके 3d में आ जाता है, और इस तरह से इसका 4s जो है वो तो कंप्लीट होता है, लेकिन इसके जो 3d होता है वो हाफ फील्ड होता है, सारे के सारा हाफ फील्ड होता है, तो उसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अल्फा ही राइट आंसर होगा, इसमें ही मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। बीटा, चार्ली और डेल्टा में भी आप इसी तरह से चेक करेंगे तो उनमें कम होंगे। तो अल्फा विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट अगर हम अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सेट ऑफ डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय। वो कहता है कि डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है वो कौन सा रूल एक्सप्लेन करता है, तो वो हुर्ट्ज रूल एक्सप्लेन करता है। हुर्ट्ज रूल क्या है वो मैंने इधर लिख दिया है कि इफ डीजेनरेट ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल एंड मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन आर टू बी प्लेस्ड इन देम, दे शुड बी प्लेस्ड इन सेपरेट ऑर्बिटल विद द सेम स्पिन रादर देन पुटिंग देम इन द सेम ऑर्बिटल। यानी कि इसके कहने का मकसद ये है कि अगर हमारे पास सेम एनर्जी के ऑर्बिटल मौजूद हो तो हम, और इलेक्ट्रॉन भी एक से ज्यादा हो, तो हम इस तरह नहीं करेंगे कि 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक ही ऑर्बिटल के अंदर अपोजिट स्पिन के साथ रखें, बल्कि हम इलेक्ट्रॉन को नेक्स्ट ऑर्बिटल में सेम एनर्जी ऑर्बिटल में ट्रांसफर कर देंगे और वो सेम स्पिन के साथ रहेगा। ये हुर्ट्ज रूल एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, अकॉर्डिंग टू n+l रूल विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट एनर्जी।
एन प्लस एल रूल आपका ही रूल होता है। ये इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन फिलिंग होती है इन द सब शेल। तो वो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट एनर्जी, सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी। अब 2s है तो इसमें 2 n को रिप्रेजेंट कर रहा है, 3s है तो इसमें 3 n को यानी कि n जो होता है ये क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करता है। और इसी तरह से n प्लस l के हिसाब से आप पुट करें इसमें वैल्यू। l की वैल्यूज मैंने लिख दी है। s के लिए l की वैल्यू 0 होती है, p के लिए 1, d के लिए 2 और f ऑर्बिटल के लिए 3 होती है। अगर आप वैल्यूज पुट करेंगे तो चार्ली आपके पास राइट आंसर आएगा, जिसकी हाईएस्ट वैल्यू होगी। और वो कितनी होगी, n प्लस l के हिसाब से n आएगा 3 और जो p है उसकी l वैल्यू 1 होती है तो 4 आएगी एनर्जी वैल्यू। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करें तो वो है हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर इन द 3D सबशेल ऑफ एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर। वो कहता है कि हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, 3D सबशेल में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे एक एलिमेंट के अगर उसका एटॉमिक नंबर 24 हो। तो ये एटॉमिक नंबर 24 वाला जो एलिमेंट है उसका मैं आपको बता देता हूं, वो क्रोमियम होता है। तो अगर हम देखें तो उसके 3D में वो कहता है कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उसके 3D में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। अब आप कहेंगे वो किस तरह से, चूंकि ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन करता है और एक इलेक्ट्रॉन इसका 4s से जंप करके 3D में आ जाता है। पीछे भी मैंने बताया है कि ये आफ्बा प्रिंसिपल को ओबे नहीं करता, ठीक है, ये ओबे नहीं करता, ये ऑब्जेक्शन में है क्रोमियम और कॉपर। और इसका एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 4s से जंप करके 3D में आ जाता है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। तो इसके 3D में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे जबकि इसके 4s में 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। तो डेल्टा विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट अगर हम अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव करें तो वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज लीस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एम शेल। एम शेल के अंदर लीस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके हैं, स्कैंडियम, मैंगनीज, नाइट्रोजन या पोटाशियम। तो इसमें अगर हम निकालें इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें शेल्स के लिहाज से तो पोटाशियम के एम शेल के अंदर लीस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। वो किस तरह से, चूंकि इसका जो ग्रुप है ग्रुप नंबर 1 है और एम शेल में इलेक्ट्रॉन्स ग्रुप के लिहाज से होते हैं, ग्रुप नंबर के लिहाज से, तो इसका ग्रुप नंबर 1 है, लिहाजा इसी वजह से इसके लीस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके एम शेल के अंदर। एम शेल एक्चुअली कौन सा शेल होता है, एस ऑर्बिटल होता है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ मूव करें तो वह है द वेव नंबर ऑफ द लाइट एमिटेड बाय अ सर्टेन सोर्स इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶ पर मीटर। वेव नंबर है उसका, ये वेवलेंथ आपने फाइंड करनी है। तो आपको पता है कि वेव नंबर इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ होता है या वेवलेंथ इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेव नंबर होती है। तो अगर आपने वेवलेंथ फाइंड करनी है तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ पर मीटर के लिहाज से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। आपका राइट आंसर आएगा अल्फा 500 नैनोमीटर। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ मूव करें, अकॉर्डिंग टू बोर्स एटॉमिक मॉडल द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, हाइड्रोजन एटम का रेडियस 0.53 एंगस्ट्रॉम है। व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ लिथियम कैटायन, लिथियम कैटायन इसका क्या होगा, तो आपको यह फार्मूला पुट करना होगा R इज इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉम n रेज्ड पावर 2। इसके लिहाज से अब n की वैल्यू आपने पुट करनी है। करेक्ट आंसर आपके पास 0.57 आएगा, एंगस्ट्रॉम आएगा। अल्फा विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ मूव करें, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रॉन व्हेन पास थ्रू द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अगर हम इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास करवाएंगे तो ये एनोड की तरफ मूव करेंगे, डिफ्लेक्ट करेंगे। उसकी रीजन ये है कि एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और इलेक्ट्रॉन्स डिफ्लेक्ट कर जाएंगे टुवर्ड्स द एनोड। तो बीटा में है डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स कैथोड, ये तो रिपेल करेगा कैथोड पे भी नेगेटिव चार्ज और उस पे इलेक्ट्रॉन पे भी। तो अल्फा विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट अगर हम अपने क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ मूव करें तो कहता है आइसोटोप्स डिफर इन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये एनएमडी के 2020 में भी आ चुका है और इसके अलावा भी
ये पिछले प्रीवियस टेस्ट में भी आ चुका है। तो यह है कि आइसोटोप्स डिफर इन, आइसोटोप्स डिफर करते हैं, आपस में कंट्राडिक्ट होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं एक दूसरे से। किस वजह से? इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं या इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं? तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट नहीं होती, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू देयर मास नंबर्स, मास नंबर्स के साथ जो प्रॉपर्टीज इनकी होती हैं, रिस्पेक्ट करती हैं, वही डिफरेंट होती हैं। बिकॉज इनका मास नंबर चेंज होता है, एटॉमिक नंबर तो इनका सेम रहता है। मास नंबर इज द सम ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूक्लियॉन्स के बराबर। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो तो सेम रहते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम रहते हैं आइसोटोप्स में, लेकिन नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो चेंज होते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज होने की वजह से मास नंबर चेंज होता है, और मास नंबर के चेंज होने की वजह से जो प्रॉपर्टीज रिस्पेक्ट करती हैं मास नंबर के साथ, वो प्रॉपर्टीज होती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो वो चेंज करती हैं। तो अल्फा ही आपका राइट आंसर होगा। इसमें आइसोटोप्स केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफर नहीं करते। अगर ये केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफर करते होते तो इनके इलेक्ट्रॉन नंबर चेंज होने थे। इलेक्ट्रॉन नंबर अगर चेंज होने होते तो फिर इनके एक ही पीरियोडिक टेबल के अंदर डिफरेंट प्लेसेस होनी थी। एक एटम, मिसाल के तौर पर अगर नाइट्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं तो नाइट्रोजन के तीनों आइसोटोप्स को जगह देने के लिए अगर इनके इलेक्ट्रॉनिक नंबर चेंज होता, अगर इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज होते, एटॉमिक नंबर चेंज होता, तो इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के 3 आइसोटोप्स को प्लेस करने के लिए पीरियोडिक टेबल के अंदर 3 प्लेसेस होनी थी। तो इसी वजह से, लेकिन इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम रहते हैं, एटॉमिक नंबर सेम रहता है, बल्कि मास नंबर इनका चेंज करता है। मास नंबर चेंज होने की वजह से फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज करती हैं, जबकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने की वजह से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज होने की वजह से केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो डिफर करती हैं। तो लिहाजा अल्फा विल बी द राइट आंसर। इसको मैंने थोड़ा इसीलिए एक्सप्लेन किया है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। द प्रॉपर्टी सेम फॉर 2 न्यूक्लियाइड्स आर्गॉन एंड पोटाशियम इज, कौन सी प्रॉपर्टी है जो सेम है आर्गॉन के लिए और पोटाशियम के लिए? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अगर आप इनमें सर्च करें ना तो आपके पास नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स सेम निकलेंगे। कैसे? न्यूक्लियॉन्स इज द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस। यही हमारे पास पहला नंबर, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले सारे के सारे पार्टिकल्स होते हैं उनको न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। तो न्यूक्लियॉन्स इनके सेम है, आर्गॉन के और पोटाशियम के। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स सेम है। चार्ली विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ मूव करते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एनर्जी इज, एनर्जी के डिक्रीज होने का करेक्ट ऑर्डर कौन सा है? तो इसमें भी आपको फार्मूला वही n+l वाला यूज करना है, जो कि आफ्बा प्रिंसिपल है। वो कहता है कि अब उसने यहां से आपको एक्सपेक्ट करना, एवेल्युएट करना इजी होगा, क्योंकि उसने सेम ऑर्बिटल दिए हुए हैं s s s 3s 2s 1s, तो उसने सेम ऑर्बिटल दिए हुए हैं, तो एवेल्युएट करना आसान होगा। वैसे तो हम एनर्जी फाइंड करते हैं एनर्जी वैल्यू n+l के हिसाब से, लेकिन अगर आपके पास l की वैल्यू सेम आए, अब s के लिए l की वैल्यू सेम आएगी 0। अगर आपके पास s की वैल्यू सेम, l की वैल्यू सेम आए, तो फिर आप उसको एनर्जी वैल्यू को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर देंगे n वैल्यू के, फिर आप सिर्फ n पे करेंगे एस्पेक्ट। तो इसीलिए n 3 ज्यादा होगा 2 से, 2 ज्यादा होगा 1 से, s सेम है। तो अल्फा विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा है 20। करेक्ट नंबर ऑफ डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स के करेक्ट नंबर क्या है? फार्मूला आपके पास है 2l+1, l की वैल्यू पुट करते जाओ, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स के नंबर निकालते जाओ। l की वैल्यू इसमें पुट करो, अगर p के लिए l की वैल्यू होती है 1, तो आपके पास नंबर ऑफ डीजेनरेट ऑर्बिटल्स निकलेंगे 2 into 1, 2 + 1, 3 निकलेंगे। d के लिए वैल्यू होती है 2, तो आपके पास 5 नंबर ऑफ डीजेनरेट ऑर्बिटल्स निकलेंगे। f के लिए वैल्यू होती है 3, तो आपके पास 3 × 2 6 + 1 7 नंबर ऑफ डीजेनरेट ऑर्बिटल्स निकलेंगे। ये फार्मूला है डीजेनरेट ऑर्बिटल्स को फाइंड करने का, 2l+1। तो इसी तरह हाँ जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है 21। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी प्लेस्ड इन फिफ्थ शेल, फिफ्थ शेल के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लेस किए जा सकते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शेल्स के अंदर प्लेस करने का फार्मूला है 2n⁻²। यह फार्मूला
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल फाइंड करने के लिए होता है, KLMN या 1 2 3। तो इसी तरह से आप n की वैल्यू 5 पुट करें तो 5 रेज टू पावर 2 कितना बनता है, फिर 25 मल्टीप्लाइड बाय 2 50। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे फिफ्थ शेल के अंदर, 50। फार्मूला मैंने आपको बता दिया, 2n रेज टू पावर 2 इज द फार्मूला टू एवेलुएट द इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द शेल। क्वेश्चन नंबर 22, place between two orbitals where probability of finding electron is 0 is called। वो स्पेस, वो प्लेस जो दो ऑर्बिटल्स के दरमियान होती है, जहां पे इलेक्ट्रॉन के होने का कोई इम्कान नहीं होता, 0% प्रोबेबिलिटी होती है कि वहां पे इलेक्ट्रॉन पाया जाता होगा, तो वो प्लेस क्या कहलाती है? वो प्लेस न्यूट्रल जोन भी कहलाती है, वो प्लेस नोडल प्लेन भी कहलाती है। चार्ली विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन Fe2 पॉजिटिव एटॉमिक नंबर 26 इज नॉट इक्वल टू, किसके इक्वल नहीं है? तो ये डेल्टा में अगर देखें तो p इलेक्ट्रॉन्स इन आर्गन, आर्गन के p इलेक्ट्रॉन्स आप निकालें तो वो आपके पास डिफरेंट आएंगे, वो आपके पास क्या आएंगे? डिफरेंट आएंगे, वो 24 नहीं होंगे। आप निकाल भी सकते हैं, इनको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन प्लेस करें, p ऑर्बिटल्स p इलेक्ट्रॉन्स निकाल लें आर्गन के, लेकिन फिर Fe2 पॉजिटिव इसके 24 इलेक्ट्रॉन होंगे। वो किस तरह से कि एटॉमिक नंबर तो इसका है, मैथ नंबर तो इसका है 26, लेकिन मैथ नंबर 26 है, पॉजिटिव 2 इसके ऊपर चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन ये दे देता है तो 24 इलेक्ट्रॉन इसके पास बचते हैं। मैग्नीशियम के s इलेक्ट्रॉन्स के बराबर है, फेरिक के d इलेक्ट्रॉन्स के बराबर है, नियॉन के p इलेक्ट्रॉन्स के बराबर है, लेकिन p इलेक्ट्रॉन्स इन आर्गन के बराबर नहीं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है, रूल फॉर फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स इन सब शेल्स ऑफ एटम्स इज। सब शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने के लिए जो रूल है वो कौन सा है? आफ्बा प्रिंसिपल है, मैंने पहले भी बताया। आफ्बा प्रिंसिपल क्या है? इलेक्ट्रॉन्स शुड बी फिल्ड इन एनर्जी सब शेल इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी वैल्यूज। इंक्रीजिंग एनर्जी वैल्यूज को फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला है n+1। तो सब शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने के लिए जो हमें रूल है बताया गया है वो आफ्बाज प्रिंसिपल उसको कहते हैं। और अगर डिजेनरेट ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने का रूल है तो वो हुंस रूल कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 है, when 6d orbital is completed the entering electron goes into। जब 6d ऑर्बिटल कंप्लीट हो जाता है तो एंटरिंग इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? आपको वो फिर वही फार्मूला यूज करना है, n+l फार्मूला, n+l। तो n+l फार्मूला के लिहाज से अब 6d की वैल्यू निकालें n+l के लिहाज से तो ये बनती है 6 + 2 8, और अगर हम 7p की निकालें तो वो बनेगी 7 + 1 8। तो इन दोनों की जो है वो एनर्जी वैल्यू सेम है। अगर इनकी एनर्जी वैल्यू सेम होगी तो फिर आप n को देखेंगे कि n की वैल्यू किसकी ग्रेटर है और किसकी स्मॉलर है। जिसकी कम होगी उसमें पहले इलेक्ट्रॉन आएंगे और जिसकी ज्यादा होगी उसमें बाद में। तो बीटा विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26 है, जिसमें है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स रिक्वायर्ड टू प्लेस ऑल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 30। तो ये आपके लिए है क्वेश्चन, कमेंट योर एक्सप्लेनेशन। 15 इसका राइट आंसर है, वो मैं आपको बता देता हूं, लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन आपने इसी वीडियो के कमेंट में देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 27 है, splitting of spectral lines when atom is subjected to strong electric field is called। कि जब एटम को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड एटम के ऊपर अप्लाई की जाती है तो इसकी स्पेक्ट्रल लाइंस जो होती है वो स्प्लिट कर जाती हैं। इस इफेक्ट को क्या नाम दिया जाता है? जीमान इफेक्ट। तो आपको पता है कि ये शील्डिंग इफेक्ट का अपोजिट होता है। और स्टार्क इफेक्ट इसको कहते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ड्यू टू द एक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द एटम इज कॉल्ड स्टार्क इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का तो इसके साथ कोई रिलेशन ही नहीं है, तो बीटा विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है, कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इन। जो कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम है वो बल्क फॉर्म के अंदर मिलता है। अगर बल्क फॉर्म मैटर हो ना, बल्क फॉर्म, तो फिर हमें कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलता है, और अगर स्मॉलर फॉर्म हो तो फिर हमें लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है। अल्फा विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 29, which of the following has the same number of electrons as that of alpha particle।
अब आप जानते हैं कि अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियाई होता है, यह सिर्फ हीलियम का न्यूक्लियाई होता है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। He2 पॉजिटिव होता है। हीलियम अपने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव कर दे, इसके दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन अगर रिलीज हो जाएं, तो पीछे जो बचती है न्यूक्लियस, उसको अल्फा पार्टिकल कहते हैं। तो वही अल्फा पार्टिकल, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 होते हैं। तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, अगर ये भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दे तो इसके पास भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 होंगे, लिहाजा बीटा विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30 है। बोहर मॉडल ऑफ एटम इज कंट्राडिक्टेड बाय। बोहर मॉडल जो था एटम का, उसको कंट्राडिक्ट किया था किसने? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने। क्योंकि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने कहा अब के मुताबिक हम किसी भी एटम का मोमेंटम और उसकी फाइनल प्लेस, डिस्प्लेसमेंट, जगह, इसको हम फाइंड नहीं कर सकते एट वन टाइम। इन दोनों में से किसी एक को फाइंड कर सकते हैं, लेकिन बोहर ने कहा था कि हम इन दोनों को फाइंड कर सकते हैं। तो यह एक दूसरे के कंट्राडिक्ट हैं। चार्ली विल बी द राइट आंसर। लेकिन ये याद रखें कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये मोर एक्सेप्टेड है, इसको एक्सेप्ट कर लिया गया था क्योंकि उसने अपने एक्सपेरिमेंट के जरिए से इसको प्रूव किया था। लेकिन बोहर मॉडल का कोई एक्सपेरिमेंट नहीं था, उसकी